हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारी हिंदी पर पकड़ कैसी है और तैयारी में और क्या-क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? यानी पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? आपके सामने ऑप्शन है स्वयंभू, जिंदस सूरी, मुनि राम सिंह, धनपाल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुनि राम सिंह। इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की है। ये अपभ्रंश के रहस्यवादी कवि हैं। जो राम सिंह जी हैं, ये अपभ्रंश के रहस्यवादी कवि हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपभ्रंश के रहस्यवादी कवियों के बारे में अगर पूछा जाए तो मुनि राम सिंह को जरूर याद करिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? आपके सामने ऑप्शन है ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, नाट्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाट्यशास्त्र। जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है जिसको भरत मुनि ने लिखा था, ये पंचम वेद के नाम से इसको जाना जाता है। पंचम वेद। इसी नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीका लिखा गया है। और मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि अभिनव भारती जो टीका है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त। अभिनव भारती टीका अभिनव गुप्त की है। तो ये चीज़ें आप लोग दोनों ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, हितहरिवंश। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि विशिष्टाद्वैतवाद किसका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामानुजाचार्य जी का है। बाकी जो वल्लभाचार्य हैं, इनका जो वाद था वो शुद्धाद्वैतवाद था। शुद्धाद्वैतवाद। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होए किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, रसखान, नरहरिदास, रहीम। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो ये आपकी जो पंक्ति है ये तुलसीदास की है। बाकी इसी की जो अगली पंक्ति है वो आपके रहीमदास की पंक्ति है। सुरती नरती नागती सब चाहत असी होए और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये रहीम जी तुलसीदास की बड़ाई में लिखे हैं। तो ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें जो हुलसी उनकी मम्मी का नाम लिए हैं और तुलसी उनका नाम लिए हैं, तो ये दूसरा कोई लिखा है, यानी कि रहीमदास लिखे हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी का पुहुमा जो विकृत रूप है वो सबसे पहले किस भाषा में बना? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपभ्रंश। बाकी इसके लिए आप अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रश्न के लिए तो कर सकते हैं। प्राकृत की 3 अवस्थाएं थी, जो तीसरी अवस्था थी वो अपभ्रंश अवस्था थी, और यहीं से पृथ्वी का पुहुमा शब्द मिला है। बाकी यदि मान लीजिए ऑप्शन में प्राकृत रहता है तो प्राकृत भी सही हो जाएगा। अभी हमारे हिसाब से ये प्रश्न अपभ्रंश
उत्तर सही होना चाहिए। बाकी यदि आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। प्रश्न नंबर 6वां है कि अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण, काव्य अलंकार। ये तो प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए, ये नाट्यशास्त्र की टीका है, अभिनव गुप्त ने लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है चिंतामणि, देव, केशव, मतीराम। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। कवि कुल कल्पतरु, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। चिंतामणि ने इसकी रचना किया है 1650 ईस्वी के समय। बाकी ये जो चिंतामणि हैं ये रीतिकाल के अखंडित परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पहल जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का विभाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और अमरचंद नहटा। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं हैं? आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। कबीर, रैदास, पीपा, दादू। इसमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दादू। दादू रामानंद के शिष्य नहीं हैं। इनके गुरु जो थे वो खुड्डन थे। खुड्डन, ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, घनानंद, पद्माकर। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देव। देव ने सुजान विनोद लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, रीति सिद्ध कवि कौन है? केशव, बिहारी, भिखारी दास, चिंतामणि। तो रीति सिद्ध में मतलब प्रमुख जो कवि हैं आपके बिहारी आते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े नहूजे गुणन बिन विरद बढ़ाई पाई, कहत धतूरे सौ कनक गहनो गढ़्यो न जाई में कौन सा अलंकार है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जैसे धतूरा को सोना कहने से उसमें सोने के गुण नहीं आ जाते हैं, उससे आप माला नहीं गुहा सकते हैं। तो एक अन्य अर्थ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही यह रचना की है। प्रश्न नंबर 14 है, अधिकिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? जो अधिकिला फूल है वो किस प्रकार का उपन्यास? तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक और ऐतिहासिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सामाजिक प्रकार का उपन्यास है और इसमें अनमेल विवाह को दिखाया गया है। अनमेल विवाह। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विध परकारा। यह किसकी पंक्ति है? भिखारी दास, तुलसीदास, केशवदास, चतुर्भुज दास। तो जैसा कि पंक्ति को पढ़ते ही मालूम चल गया है कि यह तुलसीदास की पंक्ति है रामचरितमानस से।
अगला प्रश्न है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? मार्कंडेय, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि 16 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन ने पिता कहानी लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। 1995 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? लोग भूल गए हैं, एक समय था, आविन्यू, कोई दूसरा नहीं। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। इसी पर 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और ये इसकी रचना किसने किया था? तो कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ब्रजनंदन सहाय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल जी की खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति किसकी है? आपके सामने ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, कुंभन दास, परमानंदा। आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुंभन दास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रजबोली, भोजपुरी, मैथिली, अवहट्ट। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो कीर्तिलता अवहट्ट में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जो कीर्ति पताका इन्हीं की रचना है उसको भी अवहट्ट में ही लिखा गया है, कीर्ति पताका। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ये देखिए गलत लिखा है, ये हो जाएगा तद 200। तद 200 तद 200 शब्दार्थों सगुणा व अलंकृति पुनः क्वापी किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तद 200 शब्दार्थों सगुणा व अलंकृति पुनः क्वापी एक काव्य लक्षण है। तो ये किसने ये बोला था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मम्मट। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक साखी सिर खंडय, यह किस कवि की युक्ति है? रैदास, कबीर, सुंदरदास, दादूदयाल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कबीरदास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास किसका है? बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सीतारेन, श्रद्धाराम फिल्लौरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करिए कि भाग्यवती उपन्यास किसने लिखा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी ने 1877 ईस्वी में भाग्यवती उपन्यास लिखा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा का संपादक कौन था? श्रीधर पाठक, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन 1868 ईस्वी में किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1868 ईस्वी। और मान लीजिए ये पूछ दिया कि ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो बनारस से। और मान लीजिए यह किस प्रकार की पत्रिका थी? ये पूछ दिया गया कि कवि वचन सुधा किस प्रकार की पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए पेपर में अगर इधर उधर से प्रश्न भी बन रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रहे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार शतक में नहीं है?
देखिए हमारे आधुनिक कविता में तारसप्तक निकाले गए हैं और 4 तारसप्तक निकले हैं। तो ये पूछा गया कि तारसप्तक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, भास्कर भूषण अग्रवाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भवानी प्रसाद मिश्र। ये तारसप्तक में शामिल नहीं थे। ये जो दूसरा तारसप्तक निकला था उसमें शामिल हुए भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। और मान लीजिए पूछ दिया गया कि तारसप्तक कब निकला था? तो जो पहला तारसप्तक था वो 1943 ईस्वी में निकला था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर रघुवीर, वीजी खेर, रमा प्रसन्न नायक। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वीजी खेर, बाबा साहेब गंगाधर खेर। बाबा साहेब गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विसंगत नाटक है, ये नाटक हो जाएगा, की स्थापना किसने की? ब्रेख्त, एल्पन, क्लॉथ ब्रुक्स, सैमुअल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि विसंगत नाटक, क्योंकि विसंगत जो नाटक है वो पाश्चात्य साहित्य से ही आया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सैमुअल बेकेट इनका पूरा नाम था, बेकेट। और इसकी जो रचना थी वेटिंग फॉर गोदो, उसी से विसंगत नाटकों का शुरुआत माना जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए किसकी पंक्ति है? नंददास, सूरदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, स्वागा। तो ये गोपियाँ कहती हुए हैं उद्धव से, और ये भ्रमर गीत की पंक्ति है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, सूरदास। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में नहीं है? अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा तीसरा नंबर, जो भोजपुरी है वो मागधी से निकली है, और बाकी पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकली है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, निसहाय हिंदू का लेखक कौन है? बाबू राधा कृष्ण दास, ब्रजरत्न दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि 30 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। इन्होंने निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में लिखा था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कृपलानी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है कि लड़िका गजब कर दीहिन किस भाषा का वाक्य है? ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। तो लड़िका गजब कर दीहिन, लड़िका जब प्रयोग हो गया तो ये अवधी का हो जाएगा, और यहीं लइका हो जाता तो भोजपुरी हो जाता। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है? राधा कृष्ण दास, ब्रजनंदन सहाय, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
किशोरीलाल गोस्वामी ने कुसुम कुमारी उपन्यास 1889 ईस्वी में लिखे हैं। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। कवि व्यास रस कौला पूरी, दुराह नियर नियर भी दूरी। यह पंक्ति किस कवि की है? उस्मान, जायसी, कृतवन, मंझन। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 34 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, जायसी। अगला प्रश्न है कि दलित चेतना को आधार बनाकर निम्न में से कौन सा उपन्यास लिखा गया? त्यागपत्र, कर्मभूमि, झूठा सच, चित्रलेखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने दलित चेतना को आधार बना करके यह उपन्यास लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, अज्ञे, दिनकर। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुक्तिबोध। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 37 नंबर है कि आधुनिक हिंदी समीक्षा में बिंब विधान का सैद्धांतिक विवेचन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेन, नेमीचंद जैन, अज्ञे। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेमीचंद जैन। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। और थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं हम लोग, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 38 नंबर है कि साहित्य में अनेकार्थता की आलोचना की अवधारणा किसकी है? ब्रुक्स, रैमसन, विलियम स्पेंसन, ब्लैकमोर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विलियम स्पेंसन। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना में कथानक रूढ़ियों की चर्चा किसने की? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। 39 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो 39 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम योगिनी किसकी रचना है? महाराज विश्वनाथ सिंह, मुंशी ज्वाला प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो प्रेम योगिनी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि हमीर रासो किसकी रचना है? रासो साहित्य की रचना है। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो ये नरपत, दलपत सहाय, सारंगधर, मेरुतुंग। क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सारंगधर। सारंगधर ने हमीर रासो रचना किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नाथों में नहीं की जाती है? नाथ जो 9 थे नाथ, उसमें कौन नहीं आता है? नागार्जुन, गोरखनाथ, जड़भरत, मणिभद्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मणिभद्र नाथों में शामिल नहीं है। बाकी नागार्जुन, गोरखनाथ, जड़भरत ये तीनों लोग नाथ में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? यह पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन जी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद ने यह अपनी जो आत्मकथ्य कविता लिखे हैं उसी में ये पंक्तियाँ लिखे थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़ियों पर चांदनी किस विधा की रचना है? ये बहुत ही विवादित प्रश्न है। यात्रावृत्त, रिपोर्टार, निबंध और यात्रा संस्मरण। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि ये यात्रावृत्त में इसको सम्मिलित किया जाता है और इसका सोर्स ये है कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो ये सिलेबस लगाया गया है यूपी हायर एजुकेशन में हिंदी का, उसमें यात्रावृत्त जो है उसको चिड़ियों की चांदनी उसमें संकलित की गई है। तो इसलिए आपको यात्रावृत्त ही सही मानना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग इसको निबंध भी मानते हैं, कुछ लोग यात्रा संस्मरण भी मानते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सांध्य कांकली किसकी कविताओं का संकलन है?
आप लोग बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सांध्यकांकली जो है आपका निराला जी की कविताओं का संकलन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो कविताओं का संकलन था ये 1969 में प्रकाशित हुआ था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1952, 1953, 1954, 1955। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1954 ईस्वी। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका सही नाम जो है वो जगदीश गुप्त हो जाएंगे। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने ही नई कविता पत्रिका प्रकाशित की है। और मान लीजिए नई कहानी पत्रिका जो है उसको किसने प्रकाशित किया? तो भैरव प्रसाद गुप्त। ये चीज़ें आप लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है? ये जो निबंध है सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में, आनंद कादम्बिनी में, चिंतामणि में, हिंदी प्रदीप में। 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो 47 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी? बताइए आप लोग किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसी दास जैन, पांडे चंद शर्मा उग्र, हरिवंश राय बच्चन। तो सबसे पहले जो हिंदी की आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन ने अर्धकथानक नाम से लिखा था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्धकथानक। और ये जो किस भाषा में ये लिखा गया? तो ये लिखा गया था ब्रज भाषा में। ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा शतक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? देखिए तार शतक से 2 प्रश्न आ गए। 1950, 1951, 1952, 1956। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि जो दूसरा शतक है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा शतक 1951 ईस्वी में, उसके बाद तीसरा जो शतक था वो 1959 ईस्वी में, और जो चौथा शतक था वो 1979 ईस्वी में आया था। तो जैसे पूछ दिया जाता है ना पेपर में कि इसमें से तार शतक कौन सा सही है, और उसमें पहला तार शतक नाम से ऑप्शन आ जाता है। तो पहला तार शतक नाम से कोई तार शतक नहीं निकला था। जो पहला निकला था उसका नाम ही तार शतक था, इसके आगे पहला शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सही है वो तार शतक का नाम ही सही है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन के लेखक हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर देवराज, शांति प्रिय द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि छायावाद का पतन जो रचना है इसको किसने लिखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर देवराज ने। तो ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस प्रश्नोत्तरी से बहुत कुछ लाभ हुआ होगा। बाकी आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।